जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो 2 जगत में, 3 जगत में और 5 जगत में कुछ वैज्ञानिकों ने बांटा था और किन किन आधार पर बांटा था। तो अगर कैरोलस लिनेस साहब ने अगर बांटा था 2 आधार पर, तो किस आधार पर बांटा था, पहले हम वो देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब हम कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो क्लास तक में बने रहिए, देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। ठीक है, देखो जब कैरोलस लिनेस साहब ने बांटा था तो किन आधार पर बांटा था। ठीक है, जगह नहीं है वहाँ पर, जाएगा नहीं ये। देखो कैरोलस लिनेस ने 3 आधार पर बांटा था, 3 स्टेप के आधार पर। पहला पहचान, दूसरा वर्गीकरण और थर्ड था नामकरण। 3 आधार पर बांटा था। अब बात करते हैं कैरोलस लिनेस साहब को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी का पिता कहते हैं किसको, कैरोलस लिनेस साहब को। ठीक है, ये तो सामान्य जानकारी हुई है। लेकिन अब बात करते हैं, कैरोलस लिनेस ने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। ये मैंने प्रश्न में ले रखा है ऑलरेडी, आपसे पूछूंगा लास्ट में। उसमें उन्होंने सभी जीवों के लिए वर्गीकरण करने के लिए 2 भागों में बांटे थे। अब कौन कौन से 2 जगत थे वो हम देख लेते हैं। पहला आपका है पादप जगत और दूसरा था आपका जंतु जगत। तो पादप जगत में कौन कौन सा आता है, तो पादप जगत में प्लांट किंगडम और जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। और आपको हिंदी और इंग्लिश सबको दोनों आना चाहिए, पहली बात है। ठीक है ना, तभी आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो क्लास यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, जूम हो गया, मुझे कम करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो दिखेगा नहीं। ठीक है, ओके 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 ओके, सब ठीक है। तुम हल्का से ऊपर पहुँच जाओ और तुम इधर आ जाओ। ठीक है, ताकि अब तुम्हें सही तरीके दिख पाएगा ना। चलिए, जीवधारियों का वर्गीकरण। तो 2 जगत में हमने ऑलरेडी आपको अभी ऊपर पढ़ाया है कि कैरोलस लिनेस साहब ने 2 जगत में बांटा था। पहला पादप जगत जिसको बोलते हैं प्लांट किंगडम, और सेकंड था जिसको बोलते हैं जंतु जगत। ठीक है, पहला पादप जगत और दूसरा आपका था जंतु जगत। ठीक है, अब किन किन आधार पर बांटा था तो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आपसे कोई प्रश्न पूछेगा कि 2 जगत में वर्गीकरण किसने किया था, आप बोलेंगे कैरोलस लिनेस साहब ने 2 जगत में बांटा था। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि 3 जगत में किसने बांटा था। आगे जाओ भाई थोड़ा से, और तुम आओ हल्का से नीचे, और तुम 1 मिनट, मेरा कैमरा मैंने फ्रंट बैक कर दिया है ना अपने घर की ओर। 1 मिनट, ऐसा मतलब मुझसे क्लिक हो गया था, सामने की ओर मेरे गेट की तरफ चला गया था वो, क्योंकि मैं दूसरे घर पर हूँ ना। चलिए 1 मिनट, ऊपर ऊपर, अरे क्या हो रहा है भाई। ठीक है, 2 जगत में मैंने पढ़ा दिया है, अब 3 जगत में। तो 3 जगत में जो बांटने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, यानी वैज्ञानिक का नाम क्या था, उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत में बांटे थे। ठीक है, पहला पादप जगत तो ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं। ऊपर एक दूसरा था जंतु जगत, वो भी ऑलरेडी हम ऊपर आपको मैंने बोल दिया है। और इन्होंने एक तीसरा और ऐड किया जिसका नाम प्रोटिस्टा। इन्होंने प्रोटिस्टा को अलग से ऐड किया जिसका नाम है अर्नेस्ट हैकल, उस वैज्ञानिक का नाम है। तो अर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत में बांटा था। तो ट्राई यानी 3 जगत में बांटने वाले व्यक्ति का नाम था क्या था, यानी साइंटिस्ट का नाम क्या था, अर्नेस्ट हैकल। पादप जगत आप उसको देख पा रहे होंगे, ये आपका पेड़ यानी पादप जगत। जंतु जगत यानी मेढक, और थर्ड में तो आपका प्रोटिस्टा में आ जाता है। तो इनको अलग अलग बांटा था, क्योंकि किसने, अर्नेस्ट हैकल ने। किसने, 3 भागों में। आगे बढ़ें। चलिए
तुम हट जाओ, नहीं इधर इधर उधर चलते रहेंगे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कुछ और हमारे कुछ पॉइंट हैं, आगे ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा से, ठीक है, नहीं जाएगा वो। अब बात करता हूँ कि पांच जगत में किसने बांटा था। तो R.H. व्हिटकर साहब ने 5 किंगडम यानी 5 जगत में बांटा था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने किसको किसको ऐड किया था, तो देखो पादप जगत, प्लांट किंगडम ऑलरेडी मैं आप ऊपर पढ़ चुके हैं। दूसरा था जंतु जगत, ऊपर पढ़ा था। और तीसरा उन्होंने अलग से ऐड किया था प्रोटिस्टा को, जो आपको पीछे पढ़ा दिया गया है, अर्नेस्ट हैकल। और इन्होंने मोनेरा को ऐड किया था, और लास्ट में इन्होंने ऐड किया था कवक को। तो पादप जगत आप देख पा रहे होंगे इस पेड़ को, पेड़ पादप जगत में आते हैं। दूसरा फ्रॉक क्या बोलते हैं, फ्रॉक क्या बोलते हैं, मेढक को इंग्लिश में, जो भी है अपना समझ लेना। इंग्लिश में मतलब मेढक जंतु जगत में आता है। थर्ड है प्रोटिस्टा, में ये सभी जीव जंतु आते हैं। और आपका मोनेरा में है बैक्टीरिया। और लास्ट में आपका बनता है फंगी, जिसको बोलते हैं कवक। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो R.H. व्हिटकर साहब ने 5 जगत में बांटा था, और अर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत में बांटा था, ठीक है। अब हम अपनी वीडियो को और नीचे को ले जाएंगे, तो कुछ हो सकता है कुछ एग्जाम्पल भी नीचे मैंने ले रखा है, इसको हटा दें। जाओ भाई ऊपर। अब बात करते हैं मोनेरा में। मोनेरा पहला जगत था। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। देखो 1 मिनट, क्या भाई चल रहा है। अच्छा, इसमें आया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो एक सेल यानी कि कोशिका जिसमें केंद्रक होता है उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक, और जिनमें केंद्रक नहीं होता उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। जब हम सेल पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे केंद्रक किसे कहते हैं, ठीक है ना, केंद्रक क्या है, ठीक है। लेकिन अभी उसके पास नहीं जाएंगे ना, ताकि हमारा टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है। तो जिनमें केंद्रक पाया जाता है वो होता है यूकैरियोटिक, और जिनमें नहीं पाया जाता वो होती हैं प्रोकैरियोटिक। तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक हैं, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्की, और चौथा और कोई दूसरा दे देगा। तो आपको जब याद होगा तभी आप लगा पाएंगे वहाँ पर सही आंसर। तो प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से जीव आते हैं, तो जीवाणु आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, तथा आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ रखा है हमारा मोनेरा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रोटिस्टा। तुम इस तरह पहुँच जाओ और तुम हल्का से ऊपर बढ़ जाओ, ऐसे, ठीक है। हाथ से मुझे करना पड़ेगा। प्रोटिस्टा। अच्छा, प्रोटिस्टा में आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरफ ना, पैरामीशियम, जो कि चप्पल का आकार का होता है ना, जब हम पैर पहनते हुए चप्पल। तो इसमें कौन कौन इसके मतलब प्रॉपर्टी क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये जलीय होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। जलीय यानी कि ये जल में रहने वाले होंगे, और दूसरा यूकैरियोटिक यानी इनके जो कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा। और ये क्या होंगे, थर्ड इनकी प्रॉपर्टी क्या है, लक्षण क्या है, ये हमेशा एक कोश की होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर नहीं एक इनमें कोशिका पाई जाएगी, यानी ये हमेशा एक कोश की ही पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ अमीबा, ये भी हमेशा एक कोश की होता है। तो इसमें प्रश्न आपको कैसे बनेगा, पूछेगा कि निम्न में से एक कोश की जीव कौन कौन से हैं। तो आपसे पूछेगा अमीबा, प्लाज्मोडियम परजीवी, या फिर पैरामीशियम, यूग्लिना। आपके एग्जाम्पल में ऐसा प्रश्न आएगा पक्का। उसमें से आपको थर्ड तो सेम बाय सेम देगा, लेकिन फोर्थ में आंसर चेंज कर देगा। जो फोर्थ में आंसर चेंज करेगा वही आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते, पहले समझते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी इमेज थोड़ा हल्की से ऊपर है, इसीलिए मुझे ऊपर थोड़ा होना पड़ता है ना। अच्छा, अरे भाई तुम क्यों लग रहे हो। देखिए इसमें पहला जलीय,
यानी ये जल पर रहेंगे। दूसरा यूकैरियोटिक यानी इनमें केंद्रक पाया जाएगा। और थर्ड इसका प्रॉपर्टी है ये हमेशा एक कोश की होंगे। ओके, इसके प्रतिष्ठा के उदाहरण क्या है? अमीबा, ठीक है। दूसरा है प्लाज्मोडियम, थर्ड है पैरामीशियम, और है इसमें यूग्लिना। यूग्लिना को आपको यूग्लिना है इम्पॉर्टेंट है, आपका यूग्लिना इम्पॉर्टेंट है। इससे नीचे एक प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना। तो अगर यूग्लिना है क्या? तो यूग्लिना पादप यानी पेड़ तथा जंतु के बीच की कड़ी है। कड़ी क्या है? मतलब इसमें यूग्लिना में दोनों के लक्षण पाए जाएंगे, पादप के भी और जंतु के भी। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब बात करता हूँ मैं प्लांट यानी इसको बोलते हैं पादप। मुझको ही लेना पड़ेगा, नहीं वो चलेगा भी नहीं। अच्छा, इसमें हमारा था पादप यानी कि थर्ड था प्लांट किंगडम। अच्छा, आपको प्लांट दिख भी रहा होगा यहाँ पर कहाँ गया भाई? हमारी वो ऊपर जा रही है, ठीक है, दिख रहा है प्लांट आपको बड़ा सा। कह रहा है इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोश की प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। पहला, पादप जगत में अगर कोई पेड़ होगा, पादप यानी पेड़ अगर होगा तो प्रकाश संश्लेषण जरूर करेगा, और वो अधिकतर वो बहुकोशिकीय होंगे। जैसे प्लांट है ना, बहुकोशिकीय हैं। आपको प्रतिष्ठा था एक कोश की था ना, लेकिन पादप बहुकोशिकीय हैं। और ये अगर पादप है यदि पेड़ हैं तो प्रकाश संश्लेषण जरूर करेगा। ठीक है, चलिए। पुष्पी तथा अपुष्पी बीजी पौधे इसी जगत के अंग हैं। ठीक है, पुष्पी वे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प आते हैं, और अपुष्पी वे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं आते हैं। सिंपल सा है। नेक्स्ट, अब इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं थी, आगे बढ़ें। मेरा कुछ हाथ में बैठा है ना काफ़ी दिन से। अब बात करता हूँ मैं जंतु की। एनिमल, है ना, यानी क्या होंगे? सर्वव्यापी होंगे, यानी सभी जगह रह पाएंगे। ठीक, जैसे मेढक पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं ना कि मेढक एक उभयचर है। सांप होते हैं ना कि मतलब इनमें ये दोनों स्थान पर रह सकते हैं, ये पानी में भी रह सकता है और इस भूमि पर भी रह सकता है, इसलिए ये उभयचर है। चलिए, ये क्या होंगे? ये सर्वव्यापी होंगे, यानी ये सभी स्थानों पर रह पाएंगे। दूसरा, ये यूकैरियोटिक होंगे, यानी इनमें कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, इनकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। और थर्ड होगा, ये बहुकोशिकीय होते हैं, इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ऊपर करता हूँ मैं। ये बहुकोशिकीय होंगे। ठीक है, तो जंतु जगत की प्रॉपर्टी क्या है, लक्षण क्या है? ये सर्वव्यापी होंगे, सभी स्थानों पर मिल जाएंगे, जल पर भी और स्थल पर भी। सेकंड, ये यूकैरियोटिक होंगे, यानी इनके बॉडी पर जो कोशिका होगी उसमें केंद्रक पाया जाता होगा। और थर्ड था बहुकोशिकीय, और इनके बॉडी पर बहुत सारी कोशिका भी पाई जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, यहाँ पर ये नीचे साइड और आएगी, यहाँ पर से, अरे भाई यहाँ ये मेढक आपको दिख रहा है ना, और उसी के नीचे जस्ट उसी के नीचे आपको स्नैक यानी कि सांप भी दिख रहा होगा। तो जंतु जगत में की ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसके उदाहरण क्या है? हाइड्रा। आपका होमवर्क रूम में एक मैं देता हूँ थोड़ा हल्का सा, तुम इस तरफ हो होमवर्क में। हाइड्रा आपको सर्च करना है गूगल से, हाइड्रा दिखता कैसा है, और आपको सर्च करना है जेलीफिश। जेलीफिश कैसे दिखता है, सितारा मछली कैसी दिखती है। ठीक है, इन तीनों को आपको गूगल पर सर्च करके देखना है कि हाइड्रा कैसे दिखता है, और जेलीफिश कैसी दिखती है, और सितारा मछली कैसे दिखती है। ठीक है, आपका ये होमवर्क रहेगा। चलिए, अब इसके कुछ एग्जाम्पल, इसके कुछ उदाहरण भी है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रा, क्योंकि मुझे पता है ना कि हाइड्रा कैसे होता है, कहाँ पर
लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए आप जाएंगे और सर्च करेंगे गूगल पर, इसकी एक इमेज निकल आएगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपके माइंड में कि आखिर हाइड्रा होता कैसे है। ठीक है, इसमें इसका अगला था जेलीफिश, और इसका अगला था सितारा मछली और सरीसृप। सरीसृप वो जीव होते हैं, अरे एक मिनट, इतना सारा लग रहा है पॉइंट। सरीसृप वो जीव होते हैं जो सिरक सिरक कर चलते हैं, मतलब खिसक खिसक कर चलते हैं। जैसे सांप है, ये सरीसृप में आता है ना। जैसे कि वो है, क्या बोलते हैं, मगरमच्छ है, ये भी सरक करके चलता है। तो जितने रैंक के चलते हैं ना उसे बोलते हैं सरीसृप। ठीक है, और पक्षी जिसको बोलते हैं बर्ड्स यानी कि पक्षी, और स्तनधारी इसी जगत के अंग है। यानी मनुष्य भी तो एक स्तनधारी है ना, तो भी मनुष्य भी एक जंतु कैटेगरी में जाता है। ठीक है ना, ओके, बढ़िया कि चलिए देखो, समझते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेंगे ना, क्योंकि मैंने जो प्रश्न ले रखा है ना, देखना सर, अगर मन लगा कर पढ़ेंगे तो सभी प्रश्न हल कर पाएंगे, वरना कर नहीं पाएंगे, देखना चाहे। ठीक है ना, देखो कवक की बात करते हैं। तुम थोड़ा से, एक मिनट, तुम इस तरह पकड़ा सकते हो तो मुझे थोड़ा सा खुशी होगी, और तुम इस तरफ आ जाओगे तो भी मुझे थोड़ा खुशी होगी, क्योंकि ये, एक मिनट, मैं ऊपर पकड़ दूँ, ठीक है, कट ना पाए ना, तुम्हें इस तरफ आना है। अच्छा, कवक जिसको बोलते हैं फंगी। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? ये जीव विषमपोषी होते हैं। अरे भाई मेरे को, ये जीव विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं जो पोफड़ के लिए, अरे भाई मैं ऊपर काट क्यों रहा हूँ, ये जीव विषमपोषी होते हैं जो पोफड़ के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कह दिया जाता है, या फिर इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। देखो, जैसे जब बारिश होती है ना, तो देखना कि हमारे देहाती भाषा में उसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं, तो वह भी उगाता है। या फिर कभी कभार देखना है, जैसे बहुत सारी बारिश हो गई हो, तो पेड़ के तने पर कुछ छोटे छोटे से कुछ पेड़ जैसे जमे हुए हमें प्रतीत होते हैं, तो वो होता है। तो ये जीव हमेशा विषमपोषी होते हैं, और ये जो सड़े गले जो भी जीव जंतु फिर जानवर होते हैं, या फिर कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, उन पर ये निर्भर होता है उनका पोषण। जैसे हमारे यहाँ पर जब कोई गड्ढे वगैरह हो जाते हैं जहाँ पर जल का भराव हो, या फिर यह कह सकते हैं कि यहाँ पर कूड़ा भारी मात्रा में हो, तो बारिश के दिनों में वहाँ पर कुछ ना कुछ उगाता है, तो वही होते हैं कवक। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसका एग्जाम्पल है मशरूम। अच्छा, मशरूम की सब्जी बनाई जाती है ना खाने के लिए, तो देखो मशरूम अलग बात है, लेकिन कुकुरमुत्ता अलग बात है। ठीक है, बहुत सारे विषैले भी हो जाते हैं ना जो उगते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए। जो मशरूम उगाते हैं उन्हीं को खाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी विषैले भी होते हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा, अब इसमें अगला एक वो था कि ईस्ट, अगले इसमें पॉइंट था ईस्ट। मैं लग देता हूँ इसको जी। अरे तुम कट क्यों रहे हो भाई? ईस्ट। अच्छा, जब कभी हमारे घरों पर जब हम ब्रेड खाते हैं, कभी जो भी चाय बिस्कुट जो भी करते हैं ब्रेड में, तो उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा सॉफ्ट, यानी कि उसमें थोड़ा उसको थोड़ा नरम बनाया जा सके। तो जैसे कि हम ब्रेड वगैरह जो फैक्ट्रियों में ना ईस्ट डाला जाता है उसमें, सो उसको सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, और वो हल्का सा उसमें छोटे छोटे भारी मात्रा में छिद्र हमें दिखाई देते हैं। ओके, और पेनिसिलियम इसी जगत के सदस्य हैं, तो कवक से ही पेनिसिलिन प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, तो पेनिसिलियम इसी जगत के सदस्य हैं। तो मशरूम, ईस्ट और पेनिसिलियम इसी जगत के सदस्य हैं। और जो पेनिसिलिन जो खोजी गई थी ना, तो ये कवक से ही खोजी गई थी। ठीक है, अगर तुम कहो तो मैं इसको जूम करके भी बता देता हूँ। भाई जारविस इसे जूम कर दो। तुम ऊपर जाओ और तुम दिखाओ इन्हें, थोड़ा से दिख रहा होगा तुम्हें। देखो, अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ दिख रहा होगा पेड़ की तना में कुछ जगह सा प्रतीत होता है। जब बारिश होती है तो ये कुकुरमुत्ता जैसे हमारे आसपास जगहता है, या फिर जहाँ पर मैंने बोला ना कि जहाँ पर कूड़ा करकट, या फिर बारिश के दिनों में
जहाँ पर जो हरी घास के आसपास कुछ जग जाता है, या फिर कहीं पर कुछ वर्ष पहले, या फिर 2000 सालों में, या फिर साल 2 साल पहले कोई अगर लकड़ी पड़ी हुई है ना, तो देखना उस पर बारिश के समय में कुछ न कुछ उगाता है। तो ठीक है, ये किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है कवक के, यानी कि फंगे के उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ें। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जगह हुआ, तो ऐसे सभी उगाते हैं। ये उगते हैं ना, इसे बोलते हैं कवक। ठीक है ना, तो कवक में कौन कौन से आता उदाहरण इसके हैं? मशरूम है, ईस्ट है और पेंसिलियम इसके सदस्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर ना कभी मेरा बैक कैमरा कर देना। अच्छा, अब जो मैंने लिया था ना, इसकी एग्जांपल लिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आपके प्रश्न पूछे गए थे। मैं इसको थोड़ा से कम कर देता हूँ ताकि तुम इसे देख पाओगे कि हाँ प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है और कब कभी नहीं ये पूछा गया था। तो ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और बताने भी वाले हैं कि कौन कौन सा प्रश्न किस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो स्टार्ट करें। अब आपको ध्यान से समझना है, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया होगा, अगर आपने उसे सही तरीके से पढ़ा होगा तो आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे, वरना आप कर नहीं पाएंगे। यही सही है। ठीक है, तुम हल्का से ऊपर पहुंच जाओ, अगर तुम चाहो तो अपने आप को बड़ा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब जगह है, जगह ही जगह है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा और आ जाओ। देखिए, जीव विज्ञान का पिता यानी बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं? अगर आपने हमारी फर्स्ट क्लास अगर देखी हो तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। जीव विज्ञान का पिता किसे बोलते हैं? पहला अरस्तु को बोलते हैं। सेकंड, बी फॉर बॉल, कैरोलस लिनस को बोलते हैं जीव विज्ञान का पिता, या फिर बोलते हैं अरस्तु को, या फिर बोलते हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल को। किनको जीव विज्ञान का पिता बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। यह एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। बताइए, जिसने हमारी फर्स्ट क्लास देखी होगी वही कर पाएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप फर्स्ट क्लास देखेंगे तो आप कर पाएंगे। इसका राइट आंसर कौन होगा भाई? अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अब हम इसको हटा देंगे और आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, यानी वनस्पति विज्ञान का फादर कौन है? फादर ऑफ बॉटनी पहला चार्ल्स डार्विन हैं, या फिर कैरोलस लिनस साहब हैं, या फिर अरस्तु हैं, या फिर थियोफ्रैक्टस हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? ये एसएससी 2019 का प्रश्न है जो मैंने लिया है आपके पीपीटी में। तुम इस तरफ आ जाओ। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? इसको मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया आपको। इसका राइट आंसर कौन होगा? लास्ट वाला, डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग, यानी थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। इसलिए मैंने आपको बताया था, अगर आप हमारी फर्स्ट और दूसरी क्लास अगर आप देखेंगे, आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया उसमें। अच्छा, मुझे करना पड़ेगा वो। अच्छा, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस किताब में 5 प्रकार के पौधों का वर्णन है? किसमें किया गया है भाई? हिस्टोरियम प्लैंटनम, हिस्टोरिया बॉटनी, या फिर बॉटनी या सिस्टमा नेचुरे। इसका राइट आंसर कौन होगा? ए फॉर एप्पल, या फिर बी फॉर बॉल, या फिर सी फॉर कैट, या फिर डी फॉर डॉग। इसका राइट आंसर कौन होगा? 500 प्रकार के पौधों का उसने वर्णन किया था। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था और उसकी पुस्तक का नाम क्या था?
तो वैज्ञानिक का तो नाम थ्योफ्रैक्टस है, लेकिन उसकी पुस्तक का नाम है क्या है? चलो, इसका राइट आंसर ए फॉर एप्पल, यानी ए फॉर एप्पल अगर आपको दिख रहा होगा, क्या है? हिस्टोरियम प्लेंटिनम। किसकी पुस्तक है? थ्योफ्रैक्टस की। किसके लिए जानी जाती है? इसने 5 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण यानी वर्णन किया था। किसने? थ्योफ्रैक्टस ने। आगे बढ़ें, चलिए। अब मैं बात करता हूँ कि पंच जगत वर्गीकरण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अच्छा सवाल है ना। ये DMRC-CRA में 2020 में प्रश्न पूछा गया था, जब कोरोना लगा था तब में। पंच जगत वर्गीकरण द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? कैरोलस लिनेस साहब ने के द्वारा, फिर डार्विन के द्वारा, या फिर अरस्तु के द्वारा, या फिर RH व्हिटकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? चलिए, पंच जगत वर्गीकरण किन के द्वारा प्रस्ताव किया गया था? कैरोलस लिनेस ने, या फिर डार्विन के द्वारा, या फिर अरस्तु के द्वारा, या फिर व्हिटकर के द्वारा। मैं अपना पेन ले लेता हूँ और तुम इस तरफ थोड़ा हल्का सा आ जाओ। तो जो पंच जगत का वर्गीकरण किया था, किसने किया था? RH व्हिटकर साहब ने किया था। ध्यान रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरफ RH व्हिटकर साहब ने पंच जगत में बांटा था, ठीक है। तभी मैंने आपको ऊपर ही मैं आपको बताया था और कहा था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे प्रश्न इसी PPT से, इसी PDF से आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको नहीं मन से पढ़ा तो आप कर नहीं पाएंगे। मैंने आपको ऊपर ही मैंने बोला था, सेम बाय सेम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तुम हट जाओ और तुम आगे बढ़ो। चलिए, इसमें है था कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने प्रतिपादित की और दोनों जगत को प्लांटी और एनिमेलिया नाम दिया। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? उसका नाम कैरोलस लिनेस था, या फिर RH व्हिटकर था, या फिर कार्ल यूल था, या फिर था हर्बर्ट कापलैंड। निम्न में से किसने द्विजगत यानी द्विनाम पद्धति या दो जगत में बांटा और साथ में दो जगत को प्लांट और एनिमेलिया में नाम दिया था? किसने दिया था? कैरोलस लिनेस ने, या फिर RH व्हिटकर ने, या फिर कार्ल यूज ने, या फिर हर्बर्ट कापलैंड ने। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? जल्दी से स्टार्ट करिए। ए फॉर एप्पल लॉक कर दें। इसका सही ए होने वाला उत्तर। अरे मैंने आपको ऊपर ही पढ़ा दिया था ना कि कैरोलस लिनेस साहब ने दो जगह में बांटा था, पहला प्लांट और दूसरा एनिमल। ओके, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ नहीं पाएंगे। चलो, मैं जब क्लास ख़त्म होगी तो हमारे लिए कमेंट कर देना, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे हाँ आप लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है। और साथ में अगर आपकी PDF पूरी चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहीं पर से आप इसको ले सकते हो भी निःशुल्क में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तुम इस तरफ आ जाओ और तुम बताओ। अच्छा, अब बात करते हैं कि कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है। ये SSC CHSL 2021 का प्रश्न है भाई, प्रश्न में तो दम है। पहला था कि ये, अरे भाई मैं उल्टा पुल्टा तो कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से उल्टा मुझसे पूछ गया, ठीक है। कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? तो क्या ये जीवाणु से संबंधित है? अच्छा, मुझको तो नहीं लगता कि जीवाणु संबंधित है। या फिर क्या ये पौधे संबंधित है? या फिर ये क्या ये कुकुरमुत्त संबंधित है? अरे वाह, अच्छी एग्जाम्पल है। या फिर कोशिका से संबंधित है? बताओ, कोशिका विज्ञान किससे संबंधित है? तो कोशिका विज्ञान आपको प्रश्न में ही इसमें उत्तर छिपा है। तो कोशिका विज्ञान में हम कोशिका का अध्ययन करेंगे, जाहिर सी बात है। और मैंने आपको कल की क्लास में मैंने पढ़ाया भी था
क्या पढ़ा था? मैंने आपको पढ़ाया था कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। और 1665 ईस्वी में, एक मिनट मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका खोजी थी, ठीक है, और उसे कोशिका विज्ञान का जनक भी बोल देते हैं, यानी फादर ऑफ सेल। तो कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 में। किस कोशिका की खोज की थी? सजीव या फिर निर्जीव? तो निर्जीव कोशिका की। कोशिका विज्ञान में अध्ययन किसका करते हैं? कोशिका का। इतने प्रश्न अब इससे बनेंगे, इससे ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं बनेगा, कभी नहीं। बढ़ते आगे। अरे वाह, क्या किस्मत है तुम्हारी, जो मैंने पढ़ाया था वही सेम बाई सेम आपको हो गया है, आ गया है। अच्छा, को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। कौन है आखिर वो व्यक्ति? वो ये PCS 2018 का प्रश्न है, ध्यान रखना, 2018 का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न होगा ना, क्योंकि PCS अगर पूछता है तो अंदर जाकर पूछता है। अच्छा, किसने किया था? मतलब कोशिका विज्ञान का जनक के रूप में किसको बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को बोलते हैं, या फिर माइकल फेराडो को बोलते हैं, या फिर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को बोलते हैं, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। को कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? आपको पढ़ाया भी गया है, ए फॉर एप्पल, पढ़ाने के ऊपर विषय में सम, क्योंकि कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 ईस्वी में। किस कौन सी कोशिका? मृत कोशिका, ठीक है। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलना भी है। ये 2000 ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था तीन जगत में। एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। या फिर BH व्हिटकर, या फिर लिनेस साहब ने दिया था, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया था? जल्दी बताओ भाई। अगर ऑप्शन काटना हो, एलिमिनेट करना हो, तो कैसे करेंगे आप? आपको पता है? चलिए बात करते हैं। देखो, इसका डी इसका उत्तर होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। एलिमेंट कैसे करेंगे? लिनेस साहब ने 2 जगह में बांटा था, ठीक है, और व्हिटकर साहब ने 5 जगह में बांटा था। तो जो हमारा अगला बचेगा, अर्नेस्ट हैकेल ने 3 जगह में बांटा था, ठीक है, यानी ए फॉर एप्पल, यानी 3 जगह में किसने बांटा था? अर्नेस्ट हैकेल। आगे बढ़ें। चलिए, तुम ये ना बनो, तुम आगे बन जाओ, चल जाओ। चलो, अरे भाई मुझे करना था, 1 मिनट। चलिए, पशु, इसने आपके साथ लैंग्वेज में खेल, मतलब कि स्मार्ट उसने कर दिया, खेल कर दिया है। पशु यानी कि जंतु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी कौन सी है? ये BPSC 2018 का 19 का प्रश्न है ये वाला। तो बताइए, पौधे और जंतु के बीच की कड़ी कौन है? अमीबा है, या फिर यूग्लिना है, या फिर प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम है, या फिर पैरामीसिन जो कि चप्पल के आकार का होता है? कौन सा है? निम्न में से ऐसा कौन सा है जो पशु और पौधों के बीच की कड़ी है? कौन है वो? मैंने आपको ऊपर पढ़ा भी रखा है। उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे यूग्लिना, यानी बी फॉर बॉल, ठीक है। तो ये पशु और पौधे के बीच जुड़ने वाली कड़ी का नाम क्या है? यूग्लिना। ओके, आगे चलो। अच्छा, जो ये प्रश्न आ रहा है ना, अच्छा प्रश्न है, इसलिए इसका देखकर चलना है। अर्नेस्ट हैकेल ने 3 जगत वर्गीकरण में किससे सम्मिलित नहीं किया है? प्रश्न अच्छा है, इसलिए देखकर के चलना है। अर्नेस्ट हैकेल ने, इसे तो पता है ना कि अर्नेस्ट हैकेल ने 3 जगह में बांटा था, कन्फर्म, मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था। लेकिन
इन्होंने किसको सम्मिलित नहीं किया है? क्या इन्होंने प्लांट को सम्मिलित नहीं किया, यानी प्लांट को सम्मिलित नहीं किया है, यानी कि प्लांट्स यानी कि पौधे, या फिर एनिमेलिया यानी एनिमल यानी कि जंतु, यानी एनिमल, या फिर प्रोटिस्टा को, या फिर मोनेरा को, मोनेरा। अरे भाई उल्टा मैंने कर दिया, एक मिनट हट जा भाई थोड़ा सी। मोनेरा। तो अर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ना, डी फॉर डॉग ही होने वाला है। इन्होंने मोनेरा को सम्मिलित नहीं किया है त्रिजगत में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो डी फॉर डॉग ही होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए लास्ट 2 प्रश्न बचे, इसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। अरे वाह, अच्छा प्रश्न है ये। आपका एग्जाम्पल जो प्रश्न आपका है ना, ये एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। चलो इसमें प्रश्न जो हमारा है, हुटकर के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जगत का नाम नहीं है? आर.एच. हुटकर के अनुसार बताना आपको कौन सा है। अगर आप पढ़ा होगा तो अगर आपने पढ़ा होगा तो कब कर पाएंगे। पहला जीवाणु, सेकेंड कवक जिसको फंगी बोलते हैं, फिर प्लांट, और आपका डी फॉर डॉग है जंतु। कौन सा है? हुटकर के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन एक जगत का नाम नहीं है? इसमें उसने जीवाणु को सम्मिलित नहीं किया था, कवक को किया था, मैंने आपको पढ़ाया है, प्लांटों को किया था, जंतु को भी किया था, लेकिन सम्मिलित नहीं किया था किसको? जीवाणु को सम्मिलित नहीं किया था। ओके, इसका राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ें, चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है। सिस्टमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये आरआरबी जेई 2019 का प्रश्न है। आपको ये प्रश्न आना चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ाया है, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने पढ़ाया है। सिस्टमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला कैरोलस लिनस साहब हैं, या फिर अर्नेस्ट हैकल हैं, या फिर रॉबर्ट हुटकर हैं। एक मिनट क्यों कट गया भाई तू? रॉबर्ट हुटकर हैं, या फिर डी फॉर डॉग में कह सकता हूँ ना कि चार्ल्स, अरे भाई तू भी क्यों कट रहा है, या फिर चार्ल्स डार्विन है। कट जाने क्या अंतर पड़ेगा? सिस्टमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन हैं बताओ। इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो कैरोलस लिनस साहब का ये होगा प्रश्न, इसका उत्तर कैरोलस लिनस इसका उत्तर होगा, यानी ए फॉर एप्पल, इसका आंसर ये होगा। अब आपको खुद बताना पड़ेगा अपने आप से कि पढ़ने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। अगर आपके प्रश्न गलत हुए हैं तो क्यों आपके गलत हुए हैं? यानी आपने पहली बात ये तो ध्यान से आपने पढ़ा नहीं है, या फिर आपने ध्यान से समझा नहीं है, ठीक है, इसलिए आप गलत हो सकते हैं। ये आपकी रही आंसर की आप यहाँ से देख सकते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था सेम बाय सेम आपको यही आंसर मिलेगा ना। ये आपकी मैं सुविधा के लिए दे रहा हूँ, चाहता तो ना दूँ, लेकिन मैं अपने लिए क्या करूँगा रख करके, मेरे किसी काम की नहीं है ये भी, ठीक है। पढ़ा करके ही हमें टेलीग्राम पर डालना होता है। तो बहुत कई दिनों के बाद ये हमारी क्लास आज एंड हुई है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो को आप चाहें तो शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर आप कोई फैमिली में मेंबर में कोई तैयारी कर रहा है, या फिर आप किसी विद्यालय पर पढ़ रहे हैं, आप छात्र हैं, तो आप अपने फ्रेंड को हमारे ही इस वीडियो के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो के लास्ट मैंने आपसे बोला था कि आप एक को कमेंट कर देना है, ताकि मैं आपका कमेंट सही तरीके से मैं देख पाऊँ, एक पॉजिटिव कमेंट के रूप में। और सेकंड, जो आप अगर ये PDF चाहिए तो आपको सर्च कर लेना है टेलीग्राम पर। कहाँ सर्च करेंगे आप? टेलीग्राम चैनल मैंने खुद को बनाया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जितेंद्र, जो कि मेरा नाम है ना, इसलिए
जितेंद्र सिंह 11M। जब आप इतना सर्च करेंगे ना टेलीग्राम पर तो सेम बाय सेम हमारा वहाँ पर आ जाएगा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर इसको जब आप ज्वाइन कर लीजिए तो जो ये PPT आप देख पा रहे होंगे ये आपको सेम बाय सेम आपको टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगा, इसको आप वहाँ पर से ले लीजिए, वो भी निःशुल्क में। तो चलिए मैं यह वीडियो कहीं पर मैं एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए और मस्त रहिए। ओके चलिए लास्ट करें। अरे भाई तुम हट क्यों नहीं जा रहा है? हट गया। ठीक है, तो जो मैंने पढ़ाया था, 1 मिनट, जो मैंने आपको पढ़ाया था उसकी मैं एक आपको झलक दिखा देता हूँ। तुम हट जाओ, देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर मैं लास्ट कर दूँगा। क्या हुआ भाई? हाँ ठीक है, देखिए मैंने जीव विज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ाया था। इसके बाद मैंने शब्द किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम क्या था और किस सन में दिया था। जीव विज्ञान किस किस से मिलकर बना था उसको भी हमने आपको पढ़ा दिया है। सजीव कौन है, इनके लक्षण क्या है, यानी किन आधार पर कह सकते हैं कि हाँ कोई सजीव है, इसको मैंने हर पॉइंट को बेहतर तरीके से मैंने पढ़ाया है। सेकंड, वृद्धि को मैंने बताया है, मैंने पोषण को भी मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा दिया आपको। उत्सर्जन और प्रजनन मैंने सभी को बताए हैं। फिर क्या पौधे सजीव होते हैं? हाँ, अगर से सजीव होते हैं तो किन किन आधार पर आप बोलेंगे कि पौधा सजीव है। ठीक है, श्वसन करेगा पौधा, वृद्धि होगा, पोषण होगा और पौधा उत्सर्जन भी करेगा और पौधा प्रजनन भी करेगा। उस आधार पर आप कह सकते हैं कि हाँ पौधे सजीव हैं। फिर जीव विज्ञान की शाखा 2 होती हैं। पहले आपको पढ़ाया गया था जंतु विज्ञान और दूसरा था वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान का जनक होते हैं थ्योफ्रैक्टस, जो कि आपको नीचे करा दिया गया है एग्जाम्पल में, जो प्रश्न मैंने लिए थे। नेक्स्ट है अरस्तु की पुस्तक कौन है और थ्योफ्रैक्टस की पुस्तक कौन है और कौन किसका जनक है, कौन किसका फादर है, सब मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब मैंने पढ़ा दिया। सेकंड क्लास में आपको जाना, सेकंड क्लास मेरी चेक करना, सेम वैसा आपको ये मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन किसे कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं, या फिर अंग किसे कहते हैं, या फिर अंगतंत्र किसे बोलते हैं, और एक कोशिका से जीव का निर्माण कैसे होगा, सभी को मैंने पढ़ाया है। ठीक है, फिर टेक्सोनॉमी यानी कैरोलस लीनस साहब ने 2 भागों में जो बांटा था, सॉरी जो उनको 3 आधार पर जो उन्होंने बांटा था, उनकी क्या क्या मतलब प्रॉपर्टी थी। पहला पहचान के आधार पर, सेकंड वर्गीकरण के आधार पर, और तीसरा था नामकरण के आधार पर। ठीक है, तो मैंने सभी को मैंने पढ़ा दिया आपको, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऊपर से नीचे तक। ठीक है, इसको टेलीग्राम ज्वाइन करो और सेम बाय सेम वीडियो पा जाओ, मतलब वीडियो क्या मतलब आपको मिल जाएगी यही PDF, सेम बाय सेम आप पढ़ लेना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको लिखना है तो आप चाहे तो आप नोट्स बनाते हुए भी आप चल सकते हैं मेरे साथ में ही। तो चलो अब मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए और मस्त रहिए। आपकी क्लास, आज की क्लास हमारी सबसे बड़ी क्लास हो गई है आज की। ठीक है ना।